Namaskar. So today's topic is applications of Gauss law. सो गाउस लॉ को किस तरह से अलग अलग प्रॉब्लम्स के अंदर हम यूज करेंगे वो है इसके कुछ एप्लीकेशंस, जिसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये प्रॉब्लम जो है हमारे पास ऑलमोस्ट वन डायमेंशन प्रॉब्लम है। जिस तरह से ये एक मेरे पास मान लो वायर है, इस वायर के ऊपर अगर आवेश को मैं डालती हूँ, चार्ज को हम इसके ऊपर डालें, सो इस चार्ज के अकॉर्डिंग कुछ डिस्टेंस आर के ऊपर कितना क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना फील्ड ये वायर जो है अपने आसपास बनाती है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो उसके अकॉर्डिंग देखो, जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक लाइन चार्ज के लिए पढ़ा था, वहां पे हम यूज क्या करते थे, लाइन चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका वैल्यू क्या था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो मैं क्या मान के चल रही हूँ कि इस पूरी वायर के ऊपर ये लेमडा का जो वैल्यू है, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है, डेंसिटी जो है वो सेम है। सो लेमडा का वैल्यू क्या लेके चलेंगे इस पूरी वायर के ऊपर, सेम। सो इस तरह से मेरे पास एक वायर है AB, लेंथ है इस AB की वो कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ है। इसके ऊपर मैंने दो क्या लिए हैं, एलिमेंट्स लिए हैं A1 एंड A2। ठीक है, इस A1 एंड A2 के लिए एलिमेंट्स के लिए हम क्या देखेंगे, E का वैल्यू देखते हैं। देखो इस पूरी वायर के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर अगर मुझे जो R डिस्टेंस पर है वहां पे वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें पहले डायरेक्शन देखना होगा E का, कि E का डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। ठीक है, तो E का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोगों के पास ये डायग्राम है। इसके ऊपर मैंने दो एलिमेंट लिए हैं A1 एंड A2, जो O से क्या है, सेम ही डिस्टेंस के ऊपर है। अब देखो कि इस एलिमेंट के अंदर का जो मेरे पास चार्ज है उसका वैल्यू कितना होगा। ये एलिमेंट की अगर लेंथ डेल्टा एल है तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू में लेंथ है जितनी, सो Q कितना होगा यहाँ पे, इसका एलिमेंट का इसका वैल्यू हो जाएगा DQ। सो DQ बराबर कितना होगा, ये लेमडा DL के इक्वल, और सेम यही है तो इसका भी कितना हो जाएगा, DQ इज इक्वल टू लेमडा L। सो ये दोनों क्या है मेरे पास एलिमेंट्स हैं। इस लेमडा डेल्टा L के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, इस पॉइंट पर E का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे ये चार्ज है और इस पॉइंट पे निकालना है, तो किस तरफ होगी डायरेक्शन इसकी, इस तरफ होगी, बाहर की ओर निकलती हुई, क्योंकि प्लस चार्ज ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो कि प्लस चार्ज के लिए मैंने बताया था हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं डायरेक्शन। इसके लिए बात करें तो किस तरफ डायरेक्शन होगी, इस तरफ डायरेक्शन होगी इस चार्ज के लिए, इस पॉइंट के ऊपर। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन से अगर थीटा थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इसके क्या करेंगे हम, इसके कंपोनेंट्स के अंदर इसको डिवाइड करें। सो थीटा वाला कंपोनेंट यहाँ पर क्या आएगा, डेल्टा E कॉस थीटा, इसके लिए डेल्टा E मान रहे हैं और इसके लिए डेल्टा E डैश मान रहे हैं। सो इन दोनों के कंपोनेंट्स इसके ऊपर कौन से आएंगे, डेल्टा E डैश कॉस थीटा एंड डेल्टा E कॉस थीटा। नीचे वाला कंपोनेंट जो होगा वो इस डेल्टा E का साइन वाला कंपोनेंट है, ऊपर वाला कंपोनेंट डेल्टा E डैश का साइन वाला कंपोनेंट है। सो अब देखो E का वैल्यू जो होगा, क्योंकि R डिस्टेंस है वो नहीं चेंज हो रहा, हमने जितना ये डिस्टेंस लिया ये नहीं चेंज हो रहा, DQ का वैल्यू चेंज नहीं ले रहे, लेमडा का वैल्यू चेंज नहीं ले रहे। सो E का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा हमारे पास, सेम ही रहेगा, चाहे वो E है चाहे वो E डैश है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। सो थीटा सेम है, E का वैल्यू सेम है, और इन दोनों की डायरेक्शन देखो डिफरेंट है। सो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और जो ये वैल्यू होगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, ये दोनों क्या करेंगे, सेम ही डायरेक्शन के अंदर होने के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएंगे। सो मीन्स दैट कि इस पूरे लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग जो E का डायरेक्शन है वो क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा इस E का। ठीक है, सो इस E के डायरेक्शन को हम क्या बोल सकते हैं कि इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये। ठीक है, सो हमने E का वैल्यू तो फाइंड कर दिया कि E का डायरेक्शन इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ क्या है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है, इस लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। अब देखो कि हमें क्या बताया था, मैंने बताया था कि कुछ भी निकालना हो, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है गाउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमें एक क्या करना पड़ेगा, सरफेस मानना पड़ेगा। सो उस सरफेस के अकॉर्डिंग ही वही सरफेस डिपेंड करेगा कि इस E डॉट ds का इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व हम करते हैं। सो इसी को मेन को सॉल्व करने के लिए हम उस सरफेस को चूज करेंगे ताकि ये जो इंटीग्रेशन है वो इजीली सॉल्व हो जाए। सो इस तरह का मान लो ये पेंसिल है, मेरे पास एक लाइन चार्ज है,
इसको इनक्लोज करता हुआ मैं क्या मानूंगी, एक सिलेंड्रिकल सरफेस मानती हूँ, कुछ इस तरह से। जैसे ये है, ये सरफेस कौन सा है, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल सरफेस है। ये ऊपर से जैसे ये वाला है इसका सरफेस सेम वैसा ही होगा, बंद सरफेस होगा, और बीच में से क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह लगा हुआ ये लाइन चार्ज है। अब देखो कि इस तरह बीचों बीच लाइन चार्ज लगा है, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के मेन क्या होंगे, तीन सरफेस लेते हैं, तीन पार्ट्स लेते हैं। फर्स्ट सरफेस ये ऊपर वाला, सेकंड सरफेस ये नीचे वाला, और एक ये जो कर्व सरफेस है ये थर्ड सरफेस है। तीन सरफेस लेंगे, तीनों के लिए अलग अलग बात करते हैं। तो कुछ इस तरह से देखो, ये वाला मेरे पास क्या है, लाइन चार्ज को इस तरह से ये रखा गया है। किस तरह से, इस तरह से इसको रखा गया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा कि ई का डायरेक्शन हम ऑलवेज किस तरफ ले रहे हैं, इस पॉइंट के लिए इस तरफ ले रहे हैं, और आर ही डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस आर है उतनी ही रेडियस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो मेरे पास क्या है सिलेंडर बनाएंगे। और लेंथ इसकी कितनी ले ली हमने, एल लेंथ ले ली। अब देखो अलग अलग सरफेस की बात कर रहे हैं, सो S1 सरफेस जो होगा उसको कौन सा सरफेस ले रहे हैं हम, ये कर्व सरफेस ले रहे हैं। कर्व सरफेस लेंगे तो कुछ इस तरह से है, ई का वैल्यू देखो इस तरफ था और यहीं पे पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ds का वैल्यू भी क्या होगा, इसी तरफ होगा। सेम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की। और इन सरफेस की बात करें तो इन सरफेस के लिए ये सरफेस S3 मान के चल रहे हैं। इस S3 सरफेस के लिए ई का डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, ds का, ये वाला बाहर की ओर निकलता हुआ। तो ये एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। इसके लिए बात करें तो ds का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है, ई का डायरेक्शन ये है, तो ये एंगल कितना बनेगा मेरे पास, 90 एंगल बनेगा। सो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, तीन हमने क्या ले लिए, सरफेस लिए हैं, तीन पार्ट्स S1, S2 और S3। S1 के लिए तो क्या था, सेम वैल्यू आ जाता है E और ds का, यही E है और इसी पे ही ds है, सेम थीटा 0। और इनके लिए क्या हो जाएगा, ये 0 था और ये कितना बनेगा 90, और ये भी कितना बनेगा हमारे पास 90। सो 90 बनते हैं ये वाले। तो मीन्स दैट इस पूरे लाइन चार्ज के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पे तो cos 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, इन ऊपर वाली सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा। किससे निकलेगा, सिर्फ इस कर्व सरफेस से बाहर निकलेगा। सो देखो मैंने इसको क्या किया, टोटल को तीन के अंदर डिवाइड कर दिया, तीन पार्ट्स में। जो सेकंड और थर्ड वाला पार्ट था वो 90 एंगल के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। फर्स्ट बचता है कौन सा, E ds cos थीटा वाला, जिसके अंदर E जो मैंने बताया था, पहले बता दिया कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। सो ds का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। और ds का इंटीग्रेशन अब किसके लिए करेंगे, इस सिलेंडर के लिए करेंगे। सो सिलेंडर के लिए जो सरफेस एरिया आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई r l आएगा। r जो है वो इसका क्या है, रेडियस है, l इसकी लेंथ है। सो गाउस लॉ क्या बोलता है, समेशन ऑफ q बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्या होगा, q इस सिलेंडर के अंदर का जो टोटल क्या है हमारे पास चार्ज। सो टोटल चार्ज इसके अकॉर्डिंग कितना है हमारे पास, लैम्डा मैंने कितना बताया था, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है, और एल इसकी क्या होगी, टोटल लेंथ। सो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू लैम्डा एल। सो वैल्यू हमने पुट कर दिया, लैम्डा एल बाई में एप्सिलॉन नॉट, दोनों को कंपेयर किया। सो ई का वैल्यू बनता है लैम्डा बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इसको k से भी लिख सकते हैं, क्योंकि k का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, k इज इक्वल टू 1 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे था, 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर भी और नीचे भी, सो ऊपर बन जाता है 2 k लैम्डा वाई में r। और वेक्टर फॉर्म करें तो e इज इक्वल टू 2 k लैम्डा वाई में r n कैप। इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो n कैप डायरेक्शन किस तरफ है, ये डायरेक्शन है इसकी परपेंडिकुलर बाहर की ओर। अब देखो ये जो पॉइंट था हमारे पास, इसका ग्राफ देखें, E किस तरह से वेरी करता है R के साथ, तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो इसका ग्राफ किस तरह से होगा, इस तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिक्रीज का ग्राफ होगा, कि जैसे जैसे R का वैल्यू मैं बढ़ाती जाऊंगी E का वैल्यू जो है वो कम होता जाता है। सो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।